गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। हमारी यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखो, हम देख रहे थे दैनिक जीवन में रसायन, इसके 2 पार्ट आपने देख लिए थे। आज देखेंगे पार्ट नंबर 3। देखो, पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो अम्ल सार की आरएनएस अवधारणा थी वो तो पहले पार्ट में देख लिया था। उसके बाद में देखा था अम्ल सार की ब्रांस्टेड लोरी और लुईस अवधारणा, ये दोनों देख ली थी। उसके बाद में देखे थे अम्ल सार के बेसिलिक के गुण क्या होते हैं वो देखे थे, फिर इनके उपयोग देखे थे। आज हम देखेंगे पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पीएच स्केल। भाई पीएच स्केल होती क्या है इसके बारे में देखेंगे। देखो, तो हेडिंग डालें पीएच स्केल। हेडिंग डाल लीजिए पीएच स्केल। क्या डालेंगे? पीएच स्केल। देखो भाई, पीएच स्केल होती है वो क्या होती है? अम्ल और क्षार होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल और क्षार होते हैं, उनकी सामर्थ्य को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। जो अम्ल होते हैं और क्षार होते हैं उनकी सामर्थ्य को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें लिखेंगे अम्ल व क्षारों की, अम्ल व क्षारों की सामर्थ्य को मापने, अम्लों एवं क्षारों की सामर्थ्य को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। अम्लों एवं क्षारों की जो सामर्थ्य होती है उसको मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। देखो, दूसरी बात हम ये बताएं कि जो पीएच स्केल है, अम्ल और क्षार की जो सामर्थ्य है, ये भी बोल सकते हैं। या दूसरी बात हम बोलें कि जो H पॉजिटिव आयन होते हैं, क्या होते हैं? H पॉजिटिव आयन होते हैं। क्या होते हैं भाई? किसी विलयन में उपस्थित H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता को मापने के लिए, सांद्रता को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं किसी विलयन में, लिखे तीर का निशान लगा के लिखेंगे, तीर का निशान लगा के लिखेंगे, किसी विलयन में उपस्थित H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। किसी विलयन में उपस्थित H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। तो 2 बात हमने लिखी यहाँ पे। कौन कौन सी लिखी भाई? कि अम्ल एवं क्षारों की सामर्थ्य को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। जो अम्ल होते हैं और क्षार होते हैं उनकी सामर्थ्य को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात करें कि जो H पॉजिटिव आयन होते हैं उनकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। आगे लिखेंगे, देखो, जो आपका पीएच स्केल है उसमें 2 शब्द हैं। क्या है? 2 शब्द। देखिए, ध्यान देंगे, जो आपका पीएच स्केल है इसके अंदर आपके पास 2 शब्द दिख रहे होंगे। एक तो आपको दिख रहा होगा P और एक दिख रहा होगा H। इनका मतलब होता क्या है ये जानेंगे। आपको पूछ लेता है कि पीएच स्केल में H क्या दर्शाता है, या H का मतलब क्या होता है, H का अर्थ क्या होता है, या P का अर्थ क्या होता है, P का अर्थ क्या होता है। तो देखो, ध्यान देंगे, P है एक जर्मन शब्द। कौन सा होता है ये? जर्मन शब्द पुंसांस। क्या है? पुंसांस। देखो, पी का अर्थ क्या होता है? एक जर्मन शब्द होता है, पुंसांस से बना होता है। जर्मन शब्द होता है पुंसांस, जिससे क्या बना होता है?
पी बना होता है, यानी कि पी का अर्थ क्या है, जर्मन शब्द पुंसान से होता है और जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। क्या होता है, शक्ति। समझ में आ गई बात। तो ये पी शब्द है वो किसका अर्थ होता है, शक्ति का होता है। पी यानी पावर होती है, पावर यानी क्या होता है, शक्ति। क्या होती है, शक्ति। तो पी एक जर्मन शब्द पुंसांस से बना होता है जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति होता है। पीएच स्केल में हम शब्द की बात करें पी की, जो जर्मन शब्द पुंसान से बना होता है जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति होता है। क्या होता है, शक्ति होता है। और दूसरी बात करें कि एच की बात करें तो एच होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता की सांद्रता को दर्शाता है। ध्यान देंगे भाई। तो ये दोनों शब्द हो गए हैं आपके साथ कि पीएच स्केल में पी तो क्या होता है, एक जर्मन शब्द पुंसान से बना होता है जिसका अर्थ शक्ति होता है, और एच होता है आपका जो एच है वो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को दर्शाता है। किससे दर्शाता है भाई, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को दर्शाता है। तो बात समझ में आई कि आपको, क्या समझ में आई कि जो पीएच स्केल में पी शब्द है वो पुंसान, जर्मन शब्द एक पुंसान से बना होता है जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति होता है, और एच हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को दर्शाता है। समझ में आ गई बात। तो लिख लीजिए, तीर का निशान लगा के ये बात भी लिख लीजिए, नीचे तीर का निशान लगा के लिखेंगे पीएच स्केल में, पीएच स्केल में पी एक, पीएच स्केल में पी एक जर्मन शब्द, पी एक जर्मन शब्द पुंसांस से बना होता है। पुंसांस से बना होता है, जर्मन शब्द पुंसांस से बना होता है, जर्मन शब्द पुंसांस से बना होता है जिसका अर्थ शक्ति होता है, जिसका अर्थ शक्ति होता है, जिसका अर्थ क्या होता है भाई, शक्ति होता है, जिसका अर्थ शक्ति होता है। क्या होता है, शक्ति। तथा H हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है, तथा H क्या है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है, तथा H हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है। H का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। आप देखो भाई आगे बात करेंगे कि जो हमारी पीएच स्केल थी, इस पीएच स्केल को किसने बनाया, किसने बनाया और कब बनाया, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि पीएच स्केल किसने बनाई और कब बनाई। तो ध्यान देंगे जो आपकी पीएच स्केल है, क्या है, पीएच स्केल, ये बनाई थी किसने, किसने बनाई थी भाई, सोरेनसन ने बनाई थी। किसने बनाई थी, सोरेनसन ने बनाई थी। किसने बनाई थी, सोरेनसन ने बनाई थी। तो पीएच स्केल किसने बनाई, सोरेनसन ने बनाई थी। कब बनाई थी, 1909 बनाई थी। कब बनाई थी, 1909 में। तो ध्यान रखेंगे कि पीएच स्केल किसने बनाई, सोरेनसन ने बनाई थी। कब बनाई थी, 1909 बनाई थी। तो आपको पूछ ले कि पीएच स्केल का निर्माता कौन है या जन्मदाता कौन है, पीएच स्केल किसने बनाई थी, पीएच स्केल किसने खोजी थी। तो पीएच स्केल खोजी थी सोरेनसन ने। किसने बनाई थी भाई, सोरेनसन ने। किसने बनाई थी, सोरेनसन ने बनाई थी। कब बनाई थी, 1909 में बनाई थी। तो लिख लीजिए, तीर का निशान लगा के लिख लेंगे इसे भी। पीएच स्केल, पीएच स्केल सन 1909 में, पीएच स्केल सन 1909 में पीएच स्केल सन 1909 में सोरेनसन ने, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, सोरेनसन ने पीएच स्केल सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाई थी। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाई थी। तो बात क्लियर है आपको, ये पीएच स्केल के बारे में आपको बात क्लियर हो गई होगी भाई, पीएच स्केल होती क्या है। अब हम पढ़ेंगे पीएच के बारे में, पीएच होती क्या है। ये तो पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था हमने, अब पढ़ेंगे केवल मात्र पीएच के बारे में। भाई पीएच होती क्या है, देखो
देखो भाई, ध्यान देंगे पीएच के बारे में, और वो पीएच होती क्या है। अब हम हेडिंग डालेंगे पीएच, हेडिंग डालो केवल पीएच। पीएच होती क्या है, हेडिंग डालो पीएच के बारे में। भाई ये पीएच साफ नहीं है, पीएच होती क्या है, हेडिंग डालो पीएच। अब साफ हो गया। अब हेडिंग डालेंगे पीएच। देखो भाई पीएच होती क्या है, पीएच होती है जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उनका ऋणात्मक लघु गणक क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लघु गणक क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। क्या कहलाता है, पीएच। देखो ध्यान देंगे कि पीएच को कैसे लिखते हैं, पीएच बराबर माइनस log 10 और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, ये पीएच का सूत्र होता है। तो इसका मतलब समझेंगे, ये तो क्या है, log है। log एक बेसिकली आपको सूत्र याद रखना है, log फंक्शन होता है ये। तो इसका ये 10 बेस बोला जाता है, आधार बोला जाता है। तो log 10 है और H पॉजिटिव को ब्रैकेट में बंद किया है, इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, H पॉजिटिव क्या है, हाइड्रोजन आयन है, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का, देखो हाइड्रोजन आयन हो गया, इसकी सांद्रता का ऋणात्मक यानी कि माइनस ऋणात्मक लघु गणक, log है इसको लघु गणक बोलते हैं। तो हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लघु गणक क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। क्या कहलाता है, पीएच। तो परिभाषा लिख लेंगे इसकी, हाइड्रोजन आयनों, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गणक, ऋणात्मक लघु गणक पीएच कहलाता है, पीएच कहलाता है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गणक पीएच कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, पीएच कहलाता है। नीचे ये तार देंगे, पीएच बराबर माइनस log 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 10 और H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता। ऐसे कैसे इसका सूत्र लेके देंगे। अब देखो जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन ये क्या होता है, इसका आकार अत्यंत छोटा होता है। क्या होता है भाई, अत्यंत छोटा होता है। H पॉजिटिव जो हाइड्रोजन आयन होता है इसका आकार अत्यंत छोटा होता है। क्या होता है, अत्यंत छोटा होता है। क्या होता है, अत्यंत छोटा होता है। और ये अत्यधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है भाई, अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये क्या करता है, जल से क्रिया करता है। किससे क्रिया कर लेता है, जल से क्रिया कर लेता है। और हाइड्रोनियम, देख ध्यान देंगे, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। और हाइड्रोनियम आयन होता है H3O पॉजिटिव, ये आयन बना लेता है। क्या बना लेता है, H3O पॉजिटिव आयन बना लेता है। तो ध्यान देंगे मैं क्या कह रहा हूं कि जो H पॉजिटिव आयन होता है वो अत्यधिक आकार में छोटा होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है। इसके कारण ये जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, ये बना लेता है। तो सूत्र हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर पीएच बराबर माइनस log और क्या हो जाएगा ब्रैकेट में H3O पॉजिटिव। इसकी जगह क्या लिख देंगे, H3O पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोनियम आयन लिख देंगे। ये जल से क्रिया करके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। तो तीर का निशान लगा के लिखेंगे नीचे, चूंकि H पॉजिटिव आयन का आकार, नीचे लिखेंगे चूंकि
H पॉजिटिव आयन का आकार, चूंकि H पॉजिटिव आयन का आकार छोटा तथा अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण, छोटा तथा अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण, छोटा तथा अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण जल से क्रिया करके, होने के कारण जल से क्रिया करके, जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन ब्रैकेट में लिख देंगे H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन ब्रैकेट में लिख देंगे H3O पॉजिटिव आयन बनाता है। अतः नीचे सूत्र लिख देंगे, अतः लगा के ये सूत्र लिख देंगे नीचे, pH बराबर माइनस log H3O पॉजिटिव। तो ये आपको हाइड्रोजन आयन pH ज्ञात करने का सूत्र हो गया। आपको क्वेश्चन में क्या देता है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दे देता है। क्या दे देता है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दे देता है और आपको पूछता है कि बताइए कि इसकी pH कितनी होगी और ये पदार्थ अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। देखो मैं आपको आपकी किताब का एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, क्वेश्चन भी है आपकी किताब में, और वो क्वेश्चन क्या है ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या है आपकी किताब का ध्यान देंगे। उदाहरण की सहायता से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे आपको ये बोल दे, यदि किसी आयन की सांद्रता, यदि किसी आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन बोल दो, यदि किसी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी हो, आपको बोला कि इसकी सांद्रता कितनी हो। देखो अगर इसकी सांद्रता आपको दे दे कि 1 गुणा 10 की घात -4 हो, कितनी हो, 1 गुणा 10 की घात -4 हो, तो इसकी pH बताइए। क्या बतानी है आपको, pH बतानी है और पदार्थ बताना है कि अम्लीय होगा या क्षारीय। तो सोल्व कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को, आपको केवल सांद्रता देगा, क्या देगा, सांद्रता देगा, और उस सांद्रता को याद रखेंगे भाई वो सांद्रता कितनी देर रखा है। तो सांद्रता को सूत्र में देखो कैसे रखेंगे, कैसे हल करेंगे, तरीका देखना भाई। जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिए कि इसकी सांद्रता इतनी है, 1 गुणा 10 की घात -4 है, तो आपको क्या ज्ञात करनी है, इसकी pH ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, सूत्र क्या हमारे पास, pH बराबर -log 10 और H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता। तो सूत्र में रखेंगे, देखो pH बराबर -log 10 और H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता, और वो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1 गुणा 10 की घात -4 दे रखी है। अब देखो log का एक नियम होता है, अगर ये घात आपको दे रखी है तो ये घात कहाँ चली जाती है, आगे चली जाती है। देखो कैसे चली जाती है, ध्यान देंगे, pH बराबर माइनस पहले से था और ये माइनस की 4 घात है, ये आगे जाएगी तो क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो 4 प्लस क्या हो जाएंगे, और ब्रैकेट में क्या बचेगा आपको, log 10, और यहाँ क्या बच जाएगा, 1 आपके पास बच जाएगा। तो देखो आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको, जैसे pH बराबर आगे क्या करने को 4, तो ऐसे किसे, और ये आपके पास है log 10 1, इसका मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1, log 10 और 1 इसकी सांद्रता ब्रैकेट में, इसका मान कितना होगा, 1 होगा, तो 1 इससे गुणा कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, इसकी pH बराबर 4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो pH कितनी आ गई इसकी, 4। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दे देगा और उसकी pH पूछेगा कि pH कितनी आएगी, तो pH कितनी आ रही है इसकी, 4 आएगी, कितनी आएगी, 4 आएगी। और अब आगे आपको ऐसे भी पूछ लेता है कि अगर इसकी pH 4 है तो बताइए पदार्थ अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो ये बात देखो आप ध्यान देंगे, अगर pH का मान, अगर pH का मान 0 से ज़्यादा और 6 तक है, यानी कि 7 से छोटे हैं, तो वो तो होंगे अम्लीय, क्या होंगे भाई, वो अम्लीय होंगे।
अम्लीय पीएच वाले पदार्थ होंगे। और अगर वो पदार्थ 7 से ज़्यादा हैं, जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा है और 14 से कम है, तो वो हो जाएंगे क्षारीय। क्या हो जाएंगे? क्षारीय विलयन वाले पदार्थ हो जाएंगे। और जिनकी पीएच 7 होगी, कितनी होगी? 7, वो कहलाएंगे उदासीन। क्या कहलाएंगे? उदासीन। अभी पढ़ाएंगे यही, अगला टॉपिक यही है। तो एक बार आप इसी उदाहरण को नोट करें, फिर देखते हैं अगला यही आपका टॉपिक। तो उतारले उदाहरण, यदि किसी आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁻⁴ हो तो विलयन की पीएच कितनी होगी? यदि किसी आयन की सांद्रता 1 × -4 हो तो विलयन की पीएच कितनी होगी? सोल आपके सामने करके रखा है। सूत्र में आपको सांद्रता का मान रखना है। देखो 10⁻⁻⁴ थी। लॉग का नियम होता है कि जो घात होती है वो कहाँ जाती है? आगे आ जाएगी। तो आगे आएगा -4 आगे आएगा, तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा। log 10 1 बचेगा। इसका मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1 रख दिया। 4 × 1 बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी कि विलयन की पीएच कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। आगे देखो क्या है, क्लियर है? अब देखो भाई, पीएच के बारे में पढ़ रहे हैं तो पीएच का मान पढ़ ले भाई। पीएच के मान कितने होते हैं, कहां से कहां तक क्या कहलाएंगे और कहां से कहां तक क्या कहलाएंगे। तो देखो ध्यान देंगे, जिन पदार्थों की विलयन 0 से लेकर 6 तक होगी। कहां तक होगी? 0 से लेकर 6 तक, या 7 से कम भी बोल सकते हैं। तो विलयन आपके कहलाएंगे अम्लीय। क्या कहलाएंगे? अम्लीय विलयन कहलाएंगे। अम्लीय विलयन कहलाएंगे। ठीक है भाई। और अगर पीएच आपके पास है 7, कितनी है? 7, तो फिर विलयन कैसा कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? उदासीन। यानी कि ना तो वो अम्लीय है और ना वो क्षारीय है, उदासीन प्रकृति का है। किस प्रकृति का है? उदासीन प्रकृति का है। जैसे पहले बताया था ना आपको कि अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, तो लवण किस प्रकृति का बनेगा? उदासीन प्रकृति का बनेगा। किस प्रकृति का बनेगा? वो उदासीन प्रकृति का बनेगा। वैसे अम्लीय प्रकृति का बताया था कि अम्लीय प्रकृति का लवण कैसे बनेगा और क्षारीय प्रकृति का कैसे बनेगा, आपको बता दिया है। फिर अगर बात करें पीएच 7 से ज्यादा और 14 से कम हो, 7 से ज्यादा और 14 से कम हो तो विलयन कैसा कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा। तो जिनकी पीएच का मान 7 से ज्यादा होता है और 14 से कम होता है, यानी कि अभी पढ़ा है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या होता है? उसमें मान होते हैं। जैसे ऐसे पीएच स्केल होता है, जैसे हमारा स्केल आता है ना, तो ऐसे ही स्केल होता है। उसमें मान होते हैं। क्या होते हैं? मान दिए होते हैं। जैसे 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 ऐसे पीएच होता है। क्या होता है? ऐसा पीएच होता है। तो पीएच ऐसे क्या होते हैं? देखो ध्यान से सुनेंगे और ध्यान देंगे। इस पीएच को बना भी लेंगे आप। यह आपका पीएच है। ये रहने देंगे एक बार, इसके बारे में समझेंगे। देखो ये पीएच आपका पीएच स्केल है, उसमें मान दे रखे हैं 0 से लेकर 14 तक। तो ये जो 7 वाला है मीडियल बीच वाला, ये तो क्या कहलाएगा? आपका उदासीन। क्या कहलाएगा? उदासीन। तो यहां लिख देंगे उदासीन। ये तो आपका कहलाएगा उदासीन। क्या कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा। और ध्यान देंगे ये जो 0 से लेकर यहां तक चलेंगे आपके मान, यहां तक, इससे नीचे नीचे वाले वो पदार्थ कैसे हो जाएंगे? अम्लीय। यानी कि ये सब क्या कहलाएंगे? अम्लीय कहलाएंगे। ये कहलाएंगे आपके अम्लीय। क्या कहलाएंगे? अम्लीय। और यदि आपके ये मान दे रखे हैं, कौन से? यहां से, इनसे ज्यादा वाले, इधर वाले ये मान, तो ये मान क्या कहलाएंगे? फिर 7 से ज्यादा हो गए तो ये कैसे कहलाएंगे? इधर वाले क्षारीय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्षारीय विलयन वाले। ठीक है भाई। तो ये क्षारीय कहलाते हैं।
तो ये pH स्केल होता है 0 से, यानी कि 7 से जो नीचे वाले होते हैं वो अम्लीय होते हैं, 7 वाला उदासीन होता है, और ये 7 से ऊपर वाले क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो बात समझ में आई होगी आपको। या आपने सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे आप तीर का निशान लगा के लिखेंगे। ये बना लिया ना आपने, ये नहीं बनाया तो बना लो इसको, ये बना लें आप, ये बना लिया तो अब लिखेंगे नीचे तीर का निशान लगा के लिखेंगे। शुद्ध जल की pH 7 होती है। शुद्ध जल की pH 7 होती है। जो हमारा शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल होता है उसकी pH कितनी होती है, 7 होती है। तो बताइए शुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति। क्यों होता है भाई, क्योंकि इसकी pH कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7। जिनकी pH 7 हो, जिनकी pH कितनी हो, 7 हो, वो किस प्रकृति के कहलाएंगे, उदासीन प्रकृति के कहलाएंगे। किस प्रकृति के कहलाएंगे, उदासीन प्रकृति के कहलाएंगे। तो आप बता सकते हैं ना कि शुद्ध जल किस प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसकी pH कितनी होती है, 7 होती है। जैसे जैसे आगे लिखें, जैसे जैसे pH का मान बढ़ता जाता है, 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 pH का मान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे pH का मान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे H पॉजिटिव की सांद्रता कम होती जाती है। वैसे वैसे H पॉजिटिव की सांद्रता कम होती जाती है। वैसे वैसे H पॉजिटिव की सांद्रता कम होती जाती है। तो pH का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, H पॉजिटिव की सांद्रता वैसे वैसे घटती जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, pH का मान बढ़ेगा तो सांद्रता घटेगी। सांद्रता क्या होगी, घटेगी। ध्यान देंगे। तो आगे फिर लिखेंगे तीर का निशान लगा के, आगे तीर का निशान लगा के लिखेंगे pH 7 से कम, pH 7 से कम, pH 7 से कम, और ब्रैकेट में लिख लेंगे 0 से 6 तक। pH 7 से कम और ब्रैकेट में लिख देंगे 0 से 6 वाले विलयन अम्लीय कहलाते हैं। वाले विलयन कैसे कहलाएंगे, अम्लीय कहलाते हैं। pH 7 से कम, ब्रैकेट में 0 से 6 लगाएंगे, वाले विलयन अम्लीय कहलाते हैं। फिर दूसरा तीर का निशान लगा के लिखेंगे pH 7 वाले विलयन, pH 7 वाले विलयन, pH 7 वाले विलयन उदासीन प्रकृति के होते हैं, उदासीन कहलाते हैं। pH 7 वाले विलयन उदासीन कहलाते हैं। किस प्रकृति के हो जाएंगे, वो उदासीन प्रकृति के हो जाएंगे, उदासीन कहलाते हैं। लिख लिया भाई उदासीन। फिर लिखेंगे pH 7 से अधिक, 7 से अधिक, और ब्रैकेट में लिख लेंगे 8 से 14 से, ब्रैकेट में लिख लेंगे 8 से 14, 7 से अधिक ब्रैकेट में 8 से 14 वाले विलयन 8 से 14 वाले विलयन क्षारीय कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे भाई, क्षारीय कहलाएंगे। ठीक है भाई। तो ये pH हो गई भाई, pH के मान हैं जिनकी pH 7 से कम होगी वो अम्लीय कहलाएंगे। 7 से ज्यादा वाले क्या कहलाएंगे भाई, 7 से ज्यादा वाले क्षारीय कहलाएंगे, और 7 वाले क्या कहलाएंगे भाई, 7 वाले उदासीन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, उदासीन। अब आपको एग्जाम्पल पूछ लेता है कि अम्लीय pH रखने वाले पदार्थ बताइए भाई कौन कौन से, क्षारीय pH रखने वाले पदार्थ बताइए, उदासीन pH रखने वाले पदार्थ बताइए। तो लिख लीजिए आगे लिखिए आगे लिख लिए अम्लीय pH
रखने वाले पदार्थ, अम्लीय पीएच रखने वाले पदार्थ। अम्लीय पीएच रखने वाले पदार्थ। भाई अम्लीय पीएच हैं वो कौन कौन से पदार्थ रखते हैं? देखो अम्लीय पीएच रखेंगे यानी कि जो अम्लीय होंगे, खट्टे पदार्थ होंगे, जो खट्टे पदार्थ होंगे उनकी सभी की पीएच क्या होगी? अम्लीय होगी। अम्लीय पदार्थ होंगे तो लिख लेंगे इसमें, जैसे जठर रस, दही, दूध, जठर रस, दूध, दही, नींबू का रस, टमाटर, संतरा आदि। ये सब क्या है भाई? अम्लीय पीएच रखने वाले पदार्थ। लिख लो इसको, अम्लीय पीएच रखने वाले पदार्थ। इन सभी की पीएच कितनी होती है? 7 से कम होती है। कितनी होती है भाई? 7 से कम होती है। इन सभी पदार्थों की जो पीएच होती है वो 7 से कम होती है। कितनी होती है भाई? 7 से कम होती है। तो इन सभी पदार्थों की पीएच 7 से कम होती है। जठर रस हो गया, दूध, दही, नींबू का रस, टमाटर, संतरा आदि। अब लिखो क्षारीय पीएच रखने वाले पदार्थ। क्षारीय पीएच रखने वाले पदार्थ, सारी पीएच रखने वाले पदार्थ। देखो भाई जो सारी पीएच हैं, सारी पीएच रखने वाले जो पदार्थ हैं वो लिखेंगे, जैसे साबुन का पानी लिख लिया, साबुन का पानी। सोडा युक्त शीतल पेय, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखो पहले बता दिया मैंने, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। इसका सूत्र बताया था मैंने, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये सब क्या है भाई? ये अम्लीय पीएच रखने वाले पदार्थ हो गए और ये क्षारीय पीएच रखने वाले पदार्थ हो गए। तो ये हमारे पास पीएच के बारे में बात हो गई, पीएच स्केल के बारे में बात कर ली, पीएच के बारे में बात कर ली। अब पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व पढ़ेंगे। भाई दैनिक जीवन में पीएच के क्या क्या महत्व हैं? दैनिक जीवन में पीएच के महत्व देखेंगे। भाई कौन कौन से जो महत्व हैं वो कौन कौन से महत्व हैं पीएच के? तो हेडिंग डालेंगे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व। बात करेंगे किसकी बात करेंगे? दैनिक जीवन में पीएच के महत्व। तो हेडिंग डालें दैनिक जीवन में पीएच के महत्व। दैनिक जीवन में पीएच के महत्व। देखो दैनिक जीवन में पीएच के क्या क्या महत्व है इनके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले एक नंबर लगा के लिखेंगे हेडिंग के रूप में, उदर में अम्लता। क्या पढ़ेंगे? उदर में अम्लता। सबसे पहले बात करेंगे उदर में अम्लता। देखो भाई उदर में अम्लता क्या है, होती क्या है? उदर में अम्लता यानी कि जो हमारा पेट होता है, उदर होता है, उसमें अगर अम्लता की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर क्या करेंगे?
तो उधर्मी अम्लता यानी कि इसकी शिकायत होने पर, इसकी शिकायतें होने पर क्या होता है, हमारे उदर में क्या होता है, जलन और दर्द होता है। क्या होता है भाई, जलन व दर्द होता है। उदर में अम्लता की शिकायत होने पर हमारे उदर में जलन व दर्द होता है। कैसे होता है उदर में जलन और दर्द कैसे होता है, देखो जो हमारा उदर होता है उसमें क्या पाया जाता है, जठर रस पाया जाता है। क्या स्रावित होता है, जठर रस स्रावित होता है। और इस जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई, HCl अम्ल पाया जाता है। ध्यान देंगे, हमारा जो उदर होता है, क्या होता है, उदर होता है, उस उदर के अंदर क्या पाया जाता है, जठर रस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जठर रस पाया जाता है। और इस जठर रस में HCl अम्ल स्रावित होता है। यदि इसकी मात्रा अधिक मात्रा बन जाए, यदि हमारे पेट में इसकी मात्रा क्या बन जाती है, अधिक मात्रा बन जाती है, अधिक मात्रा में स्रावित होने लगता है, तो इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है उदर में, तो उदर में क्या होता है, जलन और दर्द होने लगता है। हमारे उदर में क्या होता है, जलन और दर्द होने लगता है। तो इससे राहत पाने के लिए, इससे राहत पाने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे दुर्बल सारकों का उपयोग करते हैं। किनका उपयोग करते हैं भाई, दुर्बल सारकों का उपयोग करते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, किसका उपयोग करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। अगर इसका उपयोग हम करते हैं तो देखो हमारे पेट उदर में किसकी मात्रा होती है, अम्लता की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। ये क्या है, दुर्बल सारक है, ये इससे क्रिया करेगा, क्या हो जाएगा, जो दर्द होता है उसका प्रभाव कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और वहाँ पे क्या हो जाता है, दर्द और जलन क्या हो जाता है, खत्म में हो जाता है। तो ध्यान देंगे, जैसे हमारे पेट में दर्द होता है या जलन होता है तो हम जैसे दवा लेते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, तो वो डॉक्टर भी क्या करते हैं, हमारे पास क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं या कुछ दवाइयों का प्रयोग करते हैं, सारक, दुर्बल सारकों का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पेट में क्या हो जाती है, अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको राहत यानी कि जिसको कंट्रोल में लाने के लिए, उदासीन करने के लिए क्या करते हैं, दुर्बल सारकों का उपयोग करते हैं। दुर्बल सारकों का उपयोग करने से क्या होता है कि जो हमारे पेट में अम्लता होती है, अम्लता की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे दुर्बल सारक जाएंगे तो यानी कि दोनों मिल जाएंगे, क्रिया करेंगे, क्या प्रभाव पड़ जाएगा, उदासीन बढ़ जाएगा और दर्द वहां से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे उदर में अम्लता। क्या है डिंडाला, उदर में अम्लता लिखो। इसकी शिकायत होने पर, इसकी शिकायत होने पर, इसकी शिकायत होने पर उदर में जलन व दर्द का अनुभव होता है। उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। दर्द व जलन का अनुभव होता है। हमारे उदर में, हमारे उदर में, हमारे उदर में, हमारे उदर में हमारे उदर में जठर रस होता है। हमारे उदर में जठर रस होता है, जठर रस होता है, जिसमें HCl अम्ल होता है, जिसमें HCl अम्ल होता है, जिसमें HCl अम्ल होता है, जिसमें क्या होता है भाई, HCl अम्ल होता है, जो कि अधिक मात्रा में बनता 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 है, अधिक मात्रा में बनता है, जिससे उदर में जलन और दर्द होता है, जिससे उदर व उदर जैसे जिससे उदर में जलन व दर्द होता है। इससे राहत पाने के लिए, इससे राहत पाने के लिए, इससे राहत पाने के लिए दुर्बल सारकों, दुर्बल सारकों, दुर्बल सारकों जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है,
का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है। ये उदर में अम्ल की मात्रा को उदासीन कर देता है। ये उदर में अम्ल की मात्रा को उदासीन कर देता है। तो ये बात हो गई उदर में अम्लता की। अब बात करेंगे दूसरे नंबर पे लिखेंगे दंतशय। क्या लिखेंगे? दंतशय। जो दांतों का रोग होता है वो किस प्रकार से होता है? दंतशय। इसमें किस प्रकार से महत्व होता है पीएच का? लिख लिया क्या? दंतशय। देखो दंतशय क्या होता है? सामान्यतः जो हमारा मूक होता है उसकी पीएच कितनी होती है? 6.5 होती है। कितनी होती है? 6.5। सामान्यतः जो हमारा मूक होता है उसकी पीएच होती है वो होती है 6.5। कितनी होती है? 6.5 होती है। लेकिन जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, क्या ग्रहण करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं तो जो भोजन के अपशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ हमारे दांतों से लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? हमारे दांतों से लग जाते हैं और हमारे जो मुंह होता है उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उन बैक्टीरिया से क्रिया कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्रिया कर लेते हैं, जिससे हमारी जो परत होती है, दांतों की इनेमल परत होती है, उसका क्षय होने लगता है। क्या होने लगता है? क्षय होने लगता है। और लगभग हमारी पीएच का मान कितना हो जाता है? 5.5 तक हो जाता है। और 5.5 तक हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है? दंतशय रोग होने लग जाता है। इससे राहत पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यानी कि सुबह शाम क्या करना चाहिए? दंत मंजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दंत मंजन करना चाहिए। खाना खाने के बाद में दंत मंजन करें, या सारे विलेन होते हैं उनसे मुंह को क्या करना चाहिए? अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। तो दूसरा लिख लो दंतशय। इसमें लिखो मूक की पीएच साधारणतः 6.5 के करीब होती है। मूक की पीएच साधारणतः 6.5 के करीब होती है। 6.5 के करीब होती है। खाना खाने के पश्चात मुख में उपस्थित बैक्टीरिया दांतों में लगे अपशिष्ट भोजन से क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जो मुख की पीएच को कम कर देते हैं। मुख की पीएच को कम कर देते हैं। मुंह की पीएच को क्या कर देते हैं भाई? कम कर देते हैं। पीएच का मान 5.5 से कम होने पर pH का मान 5.5 से कम होने पर 5.5 से कम होने पर दांतों के इनेमल का क्षय होने लगता है। दांतों के इनेमल का क्षय होने लगता है। अतः भोजन के बाद दंत मंजन या सारी विलेनु से मुंह की सफाई करनी चाहिए। दंत मंजन या सारी विलेन से मुंह की सफाई करनी चाहिए।
मुख की सफाई करनी चाहिए, मुख की सफाई करनी चाहिए, मुंह की सफाई करनी चाहिए। तीसरा लिखेंगे कीटों का डंक। तीसरा क्या लिखेंगे? कीटों का डंक। तीसरा लिख लीजिए कीटों का डंक। तीन नंबर पे लिखेंगे कीटों का डंक। देखो भाई कीटों का डंक होता क्या है, ध्यान देंगे। जो चींटी वगैरह आती हैं, उन सभी जो मकोड़े वगैरह आते हैं, उनमें सभी में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। उनके जो डंक होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? अम्ल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? अम्ल। जैसे वो कीड़े मकोड़े या मधुमक्खी हमारे त्वचा पर काटती है, क्या काटती है? त्वचा पे डंक मारती है, तो हमारी त्वचा पे क्या होने लगता है? दर्द व जलन होने लगता है। क्या होने लगता है? दर्द व जलन होने लगता है। तो इससे राहत पाने के लिए हम वहां पे उसी स्थान पर क्या कर सकते हैं? दुर्बल या दुर्बल क्षारक लवणों को उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे को क्या हो जाता है? दर्द और जलन में राहत की आसान हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो क्या करते हैं, जो अम्ल होता है उस अम्ल के प्रभाव को क्या कर देते हैं? वहां पे उदासीन कर देते हैं। तो लिख लीजिए कीटों का डंक। चींटी मकोड़े या मकोड़े, चींटी, कीटों के डंक में लिखे चींटी मकोड़े या मधुमक्खी, चींटी, चींटी, मधुमक्खी या मकोड़े, इन सभी के डंक में अम्ल होता है। इन सभी के डंक में अम्ल होता है। इन सभी के डंक में क्या होता है भाई? अम्ल होता है। अतः अम्ल जब त्वचा के संपर्क में आता है, अतः अम्ल जब त्वचा के संपर्क में आता है, अतः अम्ल जब त्वचा के संपर्क में आता है तो त्वचा पर जलन व दर्द होने लगता है। तो त्वचा पर दर्द व जलन होने लगता है। दर्द व जलन होने लगता है। यदि उसी समय सारे लवणों यदि उसी समय सारे लवणों जैसे सोडियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट, यदि उसी समय वहां पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सूत्र लिखना चाहें तो इसका सूत्र लिख लेंगे NaHCO3, इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या लिखा? यदि उसी समय सारे लवणों जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग उस स्थान पर किया जाए तो अम्ल का प्रभाव उदासीन हो जाएगा। तो अम्ल का प्रभाव उदासीन हो जाएगा। अम्ल का प्रभाव कैसे हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। चौथा नंबर पे लिखेंगे अम्ल वर्षा। क्या लिखेंगे भाई? अम्ल वर्षा। चौथा नंबर पे क्या लिखेंगे? अम्ल वर्षा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अम्ल वर्षा। अब अम्ल वर्षा में देखेंगे भाई अम्ल वर्षा होती क्या है, इसमें क्या होता है? देखो, जो वर्षा का जल होता है वो क्या माना गया है? शुद्ध जल माना गया है। क्या माना गया है? शुद्ध माना गया है। लेकिन आजकल प्रदूषकों के कारण क्या हो गया है? ये जल क्या हो गया? इनकी पीएच क्या होने लगी? कम होने लगी। क्या होने लगी? इनकी पीएच कम होने लगी। इस प्रकार वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। इस प्रकार की जो वर्षा होती है उसको क्या बोला जाता है? अम्लीय वर्षा बोला जाता है। तो देखो ध्यान से सुनेंगे, क्या बता रहा हूं मैं
कि जो वर्षा का जल होता है साधारण तो उसे शुद्ध रूप माना गया है, लेकिन आजकल प्रदूषकों के कारण क्या हो गया, उनकी पीएच क्या होने लगी, कम होने लगी है। इसी को क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। हम क्या कर सकते हैं, यानी कि जो प्रदूषक हैं उन पर नियंत्रण करके क्या कर सकते हैं, पीएच पर कंट्रोल कर सकते हैं, अम्लीय वर्षा पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो अम्लीय वर्षा में लिखेंगे आप, वर्षा जल शुद्ध माना जाता है, वर्षा जल शुद्ध माना जाता है, वर्षा जल शुद्ध माना जाता है। जो वर्षा का जल होता है, वर्षा जल शुद्ध माना जाता है, शुद्ध माना जाता है, वर्षा जल शुद्ध माना जाता है। वर्षा जल क्या माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। परंतु प्रदूषकों के कारण, प्रदूषकों के कारण आजकल इसकी पीएच कम होने लगी है। प्रदूषकों के कारण, किनके कारण भाई, प्रदूषकों के कारण, प्रदूषकों के कारण इनकी पीएच क्या होने लगी है, इनकी पीएच कम होने लगी है, कम होने लगी है, इनकी पीएच कम होने लगी है। प्रदूषकों के कारण इनकी पीएच कम होने लगी है। अतः इस प्रकार की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं, अतः इस प्रकार की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं, अतः इस प्रकार की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। फिर लिखेंगे ये वर्षा जल, आगे लिखो, ये वर्षा जल, देखो ये वर्षा जल होता है वो खेतों की मिट्टी यानी ये नदी से लेकर खेतों की मिट्टी को प्रभावित करता है। तो लिखेंगे ये वर्षा जल, वर्षा जल यानी कि जो अम्लीय वर्षा है, ये वर्षा जल नदी से लेकर खेतों की मिट्टी तक को प्रभावित करती है। जो ये वर्षा होती है, ये वर्षा जल नदी से लेकर खेतों की मिट्टी तक को प्रभावित करती है, मिट्टी तक को प्रभावित करती है, मिट्टी तक प्रभावित करती है। इस प्रकार इससे फसल से लेकर पूरा जीवों का पूरा तंत्र प्रभावित होता है। फसल से लेकर कहाँ तक लेकर, फसल से लेकर, इस प्रकार फसल से लेकर जीवों का पूरा तंत्र प्रभावित होता है। इस प्रकार फसल से लेकर जीवों का पूरा तंत्र क्या होता है, इसे प्रभावित होता है। अतः प्रदूषकों पर नियंत्रण करके, प्रदूषकों पर नियंत्रण करके अम्लीय वर्षा को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रदूषकों को नियंत्रित करके अम्लीय वर्षा को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रदूषकों को नियंत्रण करके अम्लीय वर्षा को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है भाई। लास्ट इसका है, लास्ट 5वां नंबर पे लिखेंगे। 5वां नंबर पे आती है मृदा की पीएच। मृदा की पीएच हेडिंग डालेंगे मृदा की पीएच। अगला लास्ट वाला डाल लीजिए मृदा की पीएच। देखो मृदा लिखो, इसमें मृदा की पीएच में लिख लीजिए मृदा की पीएच का मान ज्ञात करके, 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 मृदा की पीएच का मान ज्ञात करके
मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जा सकता है। मिट्टी में बोए जाने वाली फसलों का चयन किया जा सकता है। मिट्टी में बोए जाने वाली फसलों का चयन किया जा सकता है। मृदा की पीएच का मान ज्ञात करके मिट्टी में बोए जाने वाली, मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जा सकता है। फसलों का चयन किया जा सकता है, यानी कि अगर उसकी पीएच का मान ज्ञात कर लेंगे और उस हिसाब से देखेंगे भाई इसमें किस प्रकार के बीज उपयोगी होंगे और उस प्रकार की फसल का चयन किया जा सकता है, जिससे अच्छी फसल प्राप्ति होती है। जिससे अच्छी फसल की प्राप्ति होती है। जिससे अच्छी फसल की प्राप्ति होती है। तो ये हमने आज देख लिया, पीएच स्केल के बारे में देखा, पीएच के बारे में देखा भाई पीएच क्या होती है, फिर पीएच के महत्व देख लिए। आज के इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। अगला टॉपिक अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।